Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. So in the previous session, we had started about the medieval Madhya Pradesh history. Salni, very good evening to you. Purnima, very good evening to you. And when we were having discussion over the early medieval history of the Madhya Pradesh, we had discussed about the early medieval history in a very collective manner as a whole, where we had discussed about the basically the tripartite struggle or the conflicts which were there by that particular period of time, as well as we had also discussed about the architectural development. ये architectural development रहा है और इसके आधार पर इसे क्या कंसीडर किया जाता है, इसके आधार पर इसे एक ब्राइट एंड वाइब्रेंट फेस जो है वह हम कंसीडर कर सकते हैं. तो इस तरीके की डिस्कशंस जो है वह हमने कल करे थे. और फिर वो 750 से लेकर जो 1000 का पीरियड है जिसमें वो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल हमें नजर आ रहा था, तो हमने ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल को डिस्कस किया. जो पीस ऑफ केक रहा कन्नौज, तो हमने कन्नौज को डिस्कस किया. गुर्जरा प्रतिहार्स, राजपूतास एज वेल एज पाल्स, इनके बीच में जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल होने जा रहा है, हम इस पर आज जो है हमारे सेशन में चर्चा करेंगे. अंशिका जी, वाई गुड इवनिंग टू यू. स्नेहा, वाई गुड इवनिंग टू यू. लेकिन मैंने कल इनके डेवलपमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले गुर्जर प्रतिहार्स की क्रोनोलॉजी को हमने समझा था कि किस तरीके से गुर्जर प्रतिहार्स के जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या किया है, शासन किया है, और कौन सा रूलर किसके बाद जो है वो सक्सीड कर रहा है. दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे. In this particular session, we would be having discussion over the chronology of the Pals, as well as the chronological order. We will be looking in context of the Rajputas as well, so that you can generate a sound understanding कि भाई कौन सा वाला शासक जो है वह हमें किस पर्टिकुलर पीरियड में नजर आ रहा है और किसका सक्सेसर रहा है. तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं. शालिनी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. आफरीन, वेरी गुड इवनिंग टू यू. क्षमा, कंचन, वेरी गुड इवनिंग टू यू. एक मैसेज ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिए कि सेशन जो है वह लाइव है, ताकि हमारे अन्य जो छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा होते हैं. महिमा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. अन्य छात्र छात्राएं जो सुपर 40 का हिस्सा है, सुपर 40 2.0 का हिस्सा है, सुपर 50 का हिस्सा है, या फिर वह हमारे साथ संकल्प बैच का हिस्सा है, एक मैसेज सभी ग्रुप्स में ड्रॉप कर दीजिए ताकि वह सभी छात्र छात्राएं जो है वह भी सेशन का हिस्सा हो सके. एंड वंस ऑल सच पर्सन्स आर गोइंग टू बी हियर, वी वुड बी स्टार्टिंग इट. हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग. आप तब तक देख सकते हैं क्रोनोलॉजी, किस क्रोनोलॉजी की हम चर्चा कर रहे हैं. तो जो हमने गुर्जर प्रतिहार के कंटेक्स्ट में रूलर्स को देखा, आप उनको एक बार फिर से समझ सकते हैं. कई बार कई सारे सोर्सेस ऐसे हैं जिसको लेकर जिनमें टाइम पीरियड जो है वो वेरी कर जाता है. तो आपको समझना क्या है, तो आपको इनकी जो सक्सेसर्स हैं उनके नाम याद रखने का प्रयास करना है. कि जब हम फाउंडर की चर्चा करते हैं गुर्जरा प्रतिहार के, तो गुर्जरा प्रतिहार के जो फाउंडर हैं वह हरीश चंद्र रहे हैं. और हरीश चंद्र की फैमिली को जब हमने समझा, तो नागभट्ट फर्स्ट थे, वत्सराज थे, एक और इनका बेटा था जिसका नाम हमारे पास नहीं है. दैट्स व्हाट आई हैड आस्क्ड यू बाय स्टडी. और हरीश चंद्र की अगर हम सक्सेसर की बात करें, तो हरीश चंद्र का जो सक्सेशन है वह नागभट्ट फर्स्ट के माध्यम से रहा. निवेदिता जी, महिमा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. आशुतोष, प्रसन्न रहे मेरे भाई, स्वस्थ रहे. आप सभी को नमस्कार. नागभट्ट का सक्सेशन जो है, नागभट्ट फर्स्ट का सक्सेशन वत्सराज के माध्यम से नजर आ रहा है. फिर वत्सराज का जो सक्सेशन है वह नागभट्ट सेकंड के माध्यम से है, और नागभट्ट सेकंड का जो सक्सेशन है वह हमें रामभद्र के माध्यम से, या रामदेव जिन्हें कंसीडर किया जाता है, तो इनके माध्यम से रहा. और इनके सक्सेशन की जब हम चर्चा करते हैं, तो इनका सक्सेशन जो है वो मिहिर भोज के माध्यम से. हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. और जब हमने मिहिर भोज के परिवार को समझने का प्रयास किया, तो मिहिर भोज के परिवार में हमें कौन कौन नजर आ रहा था. तो बोले सर, मिहिर भोज के परिवार में हमें इनाद भट्ट फर्स्ट नजर आ रहे, महेंद्र पाल फर्स्ट जो हैं ये नजर आ रहे थे. लेकिन सक्सेशन किसके माध्यम से हुआ है. तो बोले सर, सक्सेशन जो है वह महेंद्र पाल फर्स्ट के माध्यम से हुआ है. और जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, सॉरी, तो उस समय पे
हम महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में एक बड़ी पॉजिटिव चर्चा करते हैं, हम इसके टेरिटोरियल एक्सपांशन पे चर्चा करते हैं। गिरिराज जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। मुस्कान जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और जब हम महेंद्रपाल फर्स्ट के परिवार को समझते हैं, तनीषा, वेरी गुड इवनिंग टू यू एज वेल बेटा। तो यहाँ भोज सेकंड जो है यह सक्सीड कर रहे हो, भोज सेकंड का जो सक्सेशन है वह महिपाल फर्स्ट के माध्यम से हुआ है। कल के सेशन में मैंने फिर आपसे कहा था कि देखिए भाई, जब हम यहाँ महिपाल की चर्चा कर रहे हैं और महिपाल का सक्सेशन क्षितिजपाल के माध्यम से है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्षितिजपाल का सक्सेशन विजयपाल के माध्यम से है, विजयपाल का सक्सेशन राज्यपाल के माध्यम से है। कई बार हम इसे सॉरी आखिरी राजा जो है वह भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम कंसीडर कैसे करते हैं कि लास्ट नोन रूलर जो है हम इस तरीके का डिस्कस करते हैं। तो आखिरी जो जिसके बारे में हमारे सॉरी आखिरी ऐसा शासक जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है वह हम राज्यपाल की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके समय पर क्या हुआ, बोले सर वो जो टर्किश इन्वेजन हो रहे थे, महमूद ऑफ गजनी जो है, महमूद ऑफ गजनी 1018 में कन्नौज वाले रीजन पर क्या कर रहा था, बोले सर आक्रमण कर रहा था। तो जब हम महमूद ऑफ गजनी को अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो उस पर्टिकुलर समय में फिर से इसे डिस्कस करेंगे। नैन्सी जी, रजिक जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और फिर इसका जो राज्यपाल का सक्सेशन है वह किसके माध्यम से है, तो त्रिलोचन पाल के माध्यम से। तो कई सारी किताबों में आप त्रिलोचन पाल को देख लेते हैं कि भैया इसकी जानकारी जो है वह आखिरी रूलर के तौर पर नजर आती है। कई बार कुछ छात्र छात्राएं लक्ष्मी जी खासकर इनके मन में भी सवाल आ जाते हैं कई बार, वेरी गुड इवनिंग टू यू बेटा, कि सर वो मैं ये वाली किताब पढ़ रही थी, मुझे इस वाली किताब में जो गुर्जर प्रतिहार रहे हैं उसके आखिरी राजा ये नजर आए हैं, आपने तो ये वाले पढ़ाए थे। तो भाई देखो, मैं बिल्कुल आपको आखिरी रूलर की चर्चा कर रहा हूं कि यशपाल जो रहे हैं ये लास्ट रूलर रहे हैं जिनका टेन्योर 1024 से 1036 में है। लेकिन जब आप इंडियन हिस्ट्री की किताबों को पढ़ते हैं कई बार, तो इंडियन हिस्ट्री में चूंकि ना तो त्रिलोचन पाल का बहुत इंपॉर्टेंस है, ना ही यशपाल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्षितिजपाल का तो नाम भी नहीं सुनते हैं भाई हम। ये हमारे जो भोज सेकंड है हम इनके नाम पर भी चर्चा नहीं करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में हम रीजनल डेवलपमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो नेशनल पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा होता है जिसका एसोसिएशन जो है या तो किसी के साथ रहा हो, किसी दूसरी डायनेस्टी पर उसका इम्पैक्ट रहा हो, या टेरिटोरियली हमें कोई एक्सपांशन में कुछ नजर आ रहा हो, आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से कुछ नजर आ रहा होता तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वो रूलर्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया था। तो अभी जब मैं आगे इंपीरियल चोलास पढ़ाऊंगा आपको और उस समय में मैं महिपाल पर आपके साथ चर्चा करूं, तो आप में से किसी के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि भाई ये किस डायनेस्टी का राजा है, बोले सर पाल डायनेस्टी का राजा है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी क्लियर कर दी है। और मैंने कल आपसे कहा था कि भाई देखो, अब हम जो है पाल्स ऑफ बंगाल के रूलर्स जो है इनको समझने वाले, और इंपॉर्टेंट रूलर्स पर चर्चा नहीं कर रहे, हम रूलर्स पर चर्चा कर रहे हैं इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल मैनर। और मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा कि जब हम एग्जाम में देखने जाते हैं तो भैया फाउंडर जो है वह कौन है, गोपाल है। लेकिन अगर हम WPSC के नजरिए से बात करें, रश्मि जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस। तो कई बार हो सकता है कि WPSC, अगर आप सोचें कभी चलो वेस्ट बंगाल का PSC दे लेते हैं, मोहिनी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, या आप किसी PCS के एग्जामिनेशन में बैठे हैं, रश्मि जी, मोहिनी जी, हमारे सभी MPPSC के छात्र छात्राएं, किसी भी एग्जाम में आप बैठे और वहां पहला ऑप्शन दिया गया है दैत विष्णु, दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है श्री वैपथ विष्णु या श्री वैपथ, और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है गोपाल। तो मुझे पूरी उम्मीद है चाहे आप MPPSC में हो चाहे किसी स्टेट PCS में हो, तो वहां आपका आंसर जो होगा वो दैत विष्णु के नाम से जाएगा और आप दैत विष्णु को ऐसा करेक्ट आंसर ऑप्ट करेंगे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग? इसी वजह से मैं कई बार आपसे कहता हूं इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट योर ज्ञान के चक्षु, ये आपके ज्ञान के चक्षु के बारे में है ही नहीं है। ये किसके बारे में है, तो ये वो चार ऑप्शंस के बारे में है जो चार ऑप्शंस आपके पास पेपर में है। तो बाद में आके मुझसे नहीं कहना कि बोले सर आपने तो गोपाल पढ़ाया था फाउंडर, उसने तो हमारा आंसर गलत कर दिया। ठीक है,
तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि बोले सर ईस्टर्न इंडिया में ये रहे हैं, और अब चूंकि अधिकांशतर बुक्स जो हैं वो एक गोपाल को फाउंडर कंसीडर करती हैं। फिर गोपाल ने क्या बनाया था, बोले सर उड़नपुरी की मोनेस्ट्री जो है वह बनाई थी। अभी वो मैं आगे आपके साथ जब पाल डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो वो उस समय मैं चर्चा करूंगा। अब हम गोपाल की फैमिली को समझते हैं थोड़ा सा। तो जब गोपाल फर्स्ट की फैमिली पर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिएगा भाई, बहुत जरूरी है कि सारे डेवलपमेंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। हमें यहाँ कौन नजर आ रहे हैं, बोले सर धर्मपाल। एक तो ये है, बोले सर धर्मपाल है, और साथ ही साथ कौन नजर आ रहे हैं, बोले बकपाल। ठीक है, ये गोपाल के परिवार के साथ संबंधित है। अब सक्सेशन किसके माध्यम से हो रहा है, जब हम सक्सेशन की चर्चा करने जा रहे हैं तो सक्सेशन किसके माध्यम से हो रहा है, तो बोले सर सक्सेशन जो है गोपाल के बाद जाकर ये जो 750 से 770 एडी में हमें गोपाल का टेन्योर नजर आता है। जब हम इनकी सक्सेसर की चर्चा करते हैं तो इनका सक्सेसर जो है वह धर्मपाल है, और धर्मपाल का जो टेन्योर है बोले सर 770 एडी से लेकर 810 एडी में नजर आ रहा है। फिर जब हम यहाँ धर्मपाल के सक्सेसर्स पर चर्चा करें या धर्मपाल की फैमिली पर चर्चा करें तो धर्मपाल की फैमिली थोड़ा सा देख लेते हैं। बोले सर धर्मपाल की फैमिली में कौन कौन है और फिर इनका सक्सेसर कौन है। तो बोले सर धर्मपाल की फैमिली में हमें त्रिभुवन पाल नजर आ रहे हैं। इसका नाम है त्रिभुवन। ठीक है, क्या नाम है, बोले सर त्रिभुवन पाल। इसका कोई सक्सेसर वक्सेसर का हमारे पास कोई ट्रेसेस नहीं है। फिर बोले सर इसका सक्सेशन किसके माध्यम से, तो बोले सर इसका सक्सेशन जो है वो देवपाल के माध्यम से। और देवपाल का टेन्योर क्या है, बोले सर 810 टू द 850 एडी, ये 810 से 850 एडी में है। और उसके बाद जाकर फिर तो बोले सर फिर हमें बकपाल की फैमिली को समझना होगा भाई। अब हमें किसकी फैमिली को समझना है, बोले बकपाल की फैमिली को समझना है। बकपाल की फैमिली में हमें कौन नजर आ रहा था, बोले सर बकपाल की फैमिली में हमें विग्रहपाल नजर आ रहा था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग। इसे विग्रहपाल फर्स्ट के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। कई सारी किताबें जो हैं इसे सुरपाल फर्स्ट के नाम से भी कंसीडर करती हैं। सो यू मस्ट बी थरोली क्लियर कि भैया अगर सुरपाल फर्स्ट भी ऑप्शन में हो तो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। टेन्योर क्या है, बोले सर 850 से 854 जो है वो इस व्यक्ति का टेन्योर है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 850 टू द 854, 850 से 854। और फिर इसका सक्सेशन किसके माध्यम से, तो बोले विग्रहपाल का सक्सेशन जो है वही नारायण पाल के माध्यम से है। किसके माध्यम से, बोले सर नारायण पाल के माध्यम से। और जब हम नारायण पाल के टेन्योर की चर्चा करने जा रहे हैं 854 टू द 898 वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका जो कार्यकाल रहा है वह 854 से 898 एडी तक रहा है। और फिर इसके बाद सक्सेसर कौन है, तो बोले सर इसके बाद देखो ये महिपाल सक्सेसर है ना। कौन सक्सेसर है, बोले महिपाल। क्या टेन्योर है, बोले सर 977 टू द 1027 एडी। ये हमें इसका टेन्योर नजर आ रहा है। फिर महिपाल का सक्सेसर कौन है, बोले सर महिपाल की जब हम सक्सेसर पे चर्चा करने जा रहे हैं तो महिपाल का सक्सेसर जो है वह है विग्रहपाल थर्ड है। यू मस्ट बी थरोली क्लियर कि इसका सक्सेसर कौन है, बोले विग्रहपाल थर्ड। विग्रहपाल थर्ड। और विग्रहपाल थर्ड के सक्सेसर पर अगर हम चर्चा करें तो विग्रहपाल थर्ड के सक्सेसर, अब चूंकि विग्रहपाल का परिवार बहुत बड़ा था, विग्रहपाल की फैमिली को भी अगर आप समझना चाहें तो मैं विग्रहपाल की फैमिली भी आपको समझा सकता हूं भाई। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं हो, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना हो। यहाँ इसके परिवार में हमें महिपाल सेकंड नजर आता था, यहाँ हमें सूरपाल सेकंड नजर आता था, यहाँ सूरपाल सेकंड था। और जो अब इसका सक्सेसर है वह सक्सेसर कौन है, तो बोले सर रामपाल जो है वह इसका सक्सेसर है। रामपाल जो है वह सक्सेसर है। 1072 से लेकर 1072 से लेकर 1126 में हमें ये नजर आ रहा है। और उसके बाद जाकर फिर अगर हम रामपाल के सक्सेसर्स की चर्चा करें तो रामपाल का सक्सेसर कौन है, बोले मदन पाल। रामपाल का सक्सेसर कौन है, मदन पाल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम।
1130 से 1150 में ये हमें नजर आ रहा है 1130 टू 1150। हालांकि अगर आप रामपाल के परिवार को देखना चाहेंगे तो रामपाल के परिवार को भी समझ लीजिए भाई, किसी और के मन में अगर थोड़ी सी और इच्छाएं हो, जिज्ञासाएं हो जानने की, तो यहाँ इसके परिवार में एक राज्यपाल भी हुआ करता था। इसके परिवार में एक हमें यहाँ पर विठपल जो है वह भी नजर आता था, जिसे आप विठप्पल के नाम से कंसीडर कर सकते हैं। और इसी के परिवार में हमें एक कुमारपाल भी नजर आता था। तो मैंने पूरा फैमिली चार्ट जो है वो आपको बता दिया है, ताकि अब ना चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए भाई। और लाइकवाइज हम बढ़ने वाले हैं रासकुटास डायनेस्टी की ओर। तो हम रासकुटास के जो सक्सेसर्स हैं, तो रासकुटास के सक्सेसर्स पर चर्चा करने वाले हैं। यू पीपल कैन हियर बेसिकली जो रूलर्स हैं, तो हम रासकुटास के रूलर पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप मुझे रासकुटास के रूलर पर सुन सकते हैं, उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश ओरिएंटेड चर्चा करेंगे। और ये आपके दिमाग में जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े मेडाइवल, उस पर्टिकुलर समय में मैं आपसे ही पूछने जाऊंगा, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रकूटास के रीजन की अगर हम चर्चा करें कि ये जो राष्ट्रकूट है, ये राष्ट्रकूटास किस रीजन में शासन कर रहे थे, तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि सर ये डेक्कन वाला रीजन जो है, ये डेक्कन वाले रीजन में शासन कर रहे थे। और आप कह सकते हैं कि हाँ बोले सर, अगर इसमें भी हम देखना चाहें तो ये जो हमारा नदन महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये नदन महाराष्ट्र वाले रीजन में शासन कर रहे थे, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जब हम यहाँ फाउंडर्स की चर्चा करते हैं तो हमें कौन सा व्यक्ति जो है वह फाउंडर के तौर पर नजर आ रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति से हम चर्चा करने जाते हैं? तो बोले सर फाउंडर दंती दुर्ग। कौन है? बोले सर फाउंडर जो है वह दंती दुर्ग है। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? बोले सर दंती दुर्ग जो है यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम, बिल्कुल। और दंती दुर्ग का अगर हम टेन्योर देखने जा रहे हैं तो ये 733 टू द 756 एडी, ये इस व्यक्ति का क्या है? बोले सर टेन्योर है। जब हम इस व्यक्ति के सक्सेसर को देखने जाएं तो इस व्यक्ति का सक्सेसर कौन है? बोले सर कृष्णा फर्स्ट। इस व्यक्ति का जो सक्सेसर है वह है कृष्णा फर्स्ट। और कृष्णा फर्स्ट का जो टेन्योर है वह 756 टू द 774 एडी। फिर जब हम कृष्णा फर्स्ट के सक्सेसर, अब मैं चूंकि सिर्फ सक्सेसर्स पर चर्चा कर रहा हूं भैया आपके साथ, है ना, बहुत ज्यादा मैं आपको परिवार के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। तो अब हमें यहाँ कौन सक्सेसर नजर आ रहा है? बोले सर हमें यहाँ गोविंद सेकंड जो है, तो वह गोविंद सेकंड सक्सेसर नजर आ रहा है। इसका टेन्योर बोले सर 774 टू द 780 एडी, 780 एडी। और जब हम गोविंद सेकंड के सक्सेसर पर चर्चा कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ कौन नजर आ रहा है? बोले सर ध्रुव, राजा ध्रुव जो है यह यहाँ पर है। और राजा ध्रुव का टेन्योर 780 से लेकर 793 एडी, ये इनका टेन्योर है। और जब हम ध्रुव की सक्सेसर पर चर्चा कर रहे हैं तो ध्रुव का सक्सेसर कौन है? तो बोले सर ध्रुव की सक्सेसर पर गोविंद थर्ड जो है वह सक्सेसर है। कौन है? बोले सर गोविंद थर्ड। यू मस्ट बी thoroughly clear in context of the same. I'm not going to provide you the family chart this time. What we are having discussion over, we are having discussion over the rulers of the Rajputas dynasty. And Govind III ruled from a tenure of 793 to the 814. And when it comes to the successor of this individual, जब हम गोविंद थर्ड के सक्सेसर पर चर्चा कर रहे हैं तो भैया कृष्णा सेकंड जो है वह क्या कर रहे हैं? बोले सर कृष्णा सेकंड इसके सक्सेसर है। और कृष्णा सेकंड के टेन्योर को अगर हम, अच्छा, गोविंद सेकंड के टेन्योर के सक्सेसर पर जब चर्चा करते हैं, माफ कीजिएगा, तो फिर यहाँ हमें अमोघ वर्ष जो है, ठीक है, क्योंकि अमोघ वर्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोले सर गोविंद सेकंड का, गोविंद थर्ड का जो सक्सेसर है, माफ कीजिएगा, वह कौन है? बोले सर वह अमोघ वर्ष है ना। इस पर तो बहुत जरूरी है चर्चा करना। ये रहा अमोघ वर्ष हमारा। और जब हम अमोघ वर्ष के टेन्योर को देखते हैं, सो इट वाज देयर फ्रॉम 814 टू द 878 एडी। बड़ा लंबा कार्यकाल इस व्यक्ति का हमें नजर आ रहा है।
और फिर जब हम अमोघ वर्ष के सक्सेसर को डिस्कस करते हैं, तो अमोघ वर्ष का सक्सेसर जो है वह कौन है? तो बोले सर यह है हमारा कृष्णा सेकंड, इसने इनको सक्सीड किया 878 878 से 898 98 तक। फिर जब हम इसके सक्सेसर को देखने जा रहे हैं, तो इसके सक्सेसर में हमें इंद्र थर्ड नजर आ रहे हैं। बोले सर इंद्र थर्ड जो है वह इसके सक्सेसर हैं। 915 से लेकर 915 से लेकर 927 जो है ये 927 इनका टेन्योर रहा है। और इसके बाद जाकर जब हम इनके सक्सेसर की चर्चा करते हैं, तो अमोघ वर्ष सेकंड जो है वह क्या कर रहे हैं? बोले सर अमोघ वर्ष सेकंड ए इनके सक्सेसर हैं 927 927 से लेकर 930 एडी तक। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम? सॉरी। और अमोघ वर्ष थर्ड सेकंड के सक्सेसर की जब हम चर्चा करते हैं, तो फिर हमें गोविंद फोर जो है वह इनके सक्सेसर हैं। इनका सक्सेसर कौन है? बोले सर गोविंद फोर इनके सक्सेसर हैं। और गोविंद फोर का टेन्योर क्या है? तो 930 से लेकर 934 इनका टेन्योर है। फिर इनके सक्सेसर कौन है? तो बोले सर कृष्णा थर्ड जो है, कृष्णा थर्ड इनके सक्सेसर हैं। और कृष्णा थर्ड के बाद जाकर जब हम देखने जा रहे हैं सॉरी, या हम आखिरी शासक को देखने जाएं, आखिरी कृष्णा थर्ड के सक्सेसर पर भी चर्चा कर लेते हैं। खोटिका जो है, तो यह इस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। किस डायनेस्टी? बोले राजपूतास डायनेस्टी के साथ। और आखिरी शासक की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 973 के आसपास आपको नजर आ रहा है, बोले सर कृष्णा थर्ड का टेन्योर भी बता दीजिए। 934 से 963 ये कृष्णा थर्ड का टेन्योर है। खोटिक का टेन्योर अगर हम डिस्कस करते हैं, तो 963 से लेकर 972 ये इनका टेन्योर है। और यहां सॉरी लास्ट रूट सॉरी लास्ट रूलर की जब हम चर्चा करते हैं, तो कर्क जो है वह कौन है? लास्ट रूलर है। और 972 से 973 एडी ये आखिरी शासक है। सो एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द क्रोनोलॉजी ऑफ द रूलर्स राइट नाउ? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं? ताकि हम आगे बढ़ सकें और अब हम चर्चा कर सकें कि मध्य प्रदेश के साथ ये कैसे संबंधित है। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भाई। Coming to this only. Right now, you people can hear me out over the same Rajputas dynasty. ठीक है, no issues, Mohini. You can have the session, and you can look it after later on, beta. चलिए ठीक है। सो राजपूतास डायनेस्टी पर हम सबसे पहले निवेदिता जी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने राजपूत ही पढ़े हुए हैं अभी। ठीक है, और मैंने अभी कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में वैसे ही क्लियर हो जाएंगे कि देखिए ये कहां से शासन कर रहे हैं। बोले सर ये नदन महाराष्ट्र से शासन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाले रीजन से शासन कर रहे हैं। इनकी जो कैपिटल है वो क्या है? बोले सर मान्या खेत जो है या इनकी कैपिटल है। कई बार इसे हम महाराष्ट्र में माल्य खेत के नाम से भी कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो बोले सर ये तो महाराष्ट्र वाले रीजन के साथ संबंधित है, मध्य प्रदेश से इसका एसोसिएशन कैसे नजर आ रहा है? Rajputas dynasty ruled over large part of the Indian subcontinent, including the Madhya Pradesh as well. The earliest known Rajputas inscription is a 7th century copper plate, which is giving details of their rule from the Manpura, a city in the central India. अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें नजर आ रहा है कि भाई एक तकरीबन 7वीं सेंचुरी से हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, 7वीं 8वीं सेंचुरी से। और 7th और 8th सेंचुरी के आसपास ये कहां से शासन कर रहे थे? बोले सर मानपुरा करके एक सिटी हुआ करती थी, एक शहर हुआ करता था, ये यहां शासन कर रहे थे। ठीक है, कहां था? बोले सर सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। क्योंकि अभी इनका शासन कहां है? बोले सर सदर्न इंडिया में।
The Rajputas frequently entered into Madhya Pradesh to check the powers of Pal as well as Pratihars. कई बार ये जो यहाँ पाल शासन कर रहे हैं, कई बार यहाँ जो आपके गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे हैं, इनकी पावर को चेक करने के लिए क्या कर जाते थे, बोले मध्य प्रदेश वाले रीजन में एंटर कर जाते थे। अच्छा, आते कहां से थे? तो ऑब्वियस सी बात है, बोले सर ये आपके बैतूल वाले रीजन से एंटर कर रहे थे। दे सेटल देयर ब्रांच इन द बैतूल टेरिटरी एज वेल। इन्होंने अपनी ब्रांच जो है वह कहां सेटअप कर ली थी, बोले सर अपने आप को सेटअप कर लिया था बैतूल वाले रीजन में। और जब हम गोविंद थर्ड की चर्चा करते हैं, तो गोविंद थर्ड was a Rajputa ruler who defeated the Nagbhat II and organized a court and ceremony in the Ujjain. So this might be the possible question which can be asked in the upcoming prelims, sir. Nivedita ji, Rasmi ji, Radha ji, Mahima ji, and all my MPPSC aspirants, those who are connecting, you must be thoroughly clear कि भैया नागभट्ट सेकेंड को किसने हराया। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नागभट्ट सेकेंड को डिफीट किया गोविंद थर्ड ने। Am I very clear to all the persons, those who are connecting with the same? You people can let me know, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मैं क्लियर हूं भाई आपको, so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे बढ़ सके और हम आगे चर्चा कर सकें। गोविंद थर्ड ही है बेटा। बोले सर थोड़ा सा अभी आपने हमें गोविंद थर्ड के बारे में टेन्योर बताया था कि गोविंद थर्ड का जो टेन्योर था वो है 793 से, ध्यान से सुनिएगा भाई, 793 से लेकर 814 में था, ऐसा ही कुछ बताया था आपको मैंने। उम्मीद है ऐसा आपको याद होगा कि हाँ सर ऐसा आपने अभी बताया था। और उसके बाद जाकर जब हम नागभट्ट सेकेंड की चर्चा करते हैं, तो नागभट्ट सेकेंड के कंटेक्स्ट में नैन्सी जी, निवेदिता जी, लक्ष्मी जी, विधि जी, स्नेहा जी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। तो नागभट्ट सेकेंड के लिए मैंने आपसे कहा था कि भाई ये 800 to 833 एडी क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो अभी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी, हाँ भाई, कि एक दूसरे के कंटेम्पररी नजर आ रहे हैं, समकालीन नजर आ रहे हैं। ये राजा कब बना? ये राजा 800 में बना, और ये राजा कब से है? 793 से। ये राजा कब तक है? 814 तक। ये राजा कब तक है? 833 तक। तो दोनों समकालीन तो नजर आ रहे हैं। तो गोविंद थर्ड ने किसको डिफीट कर दिया? नागभट्ट सेकेंड को। एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी है, कहां पर? बोले उज्जैन वाले रीजन में। Am I very clear to all the persons, those who are connecting, so that I can head forward to the next, and right now we can have discussions over the Gurjara Pratihar as well. तो अब हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की ओर बढ़े। और देखो गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? बोले सर हरिश्चंद्र जो है, या हरीश चंद्र जो है, वो इस डायनेस्टी के फाउंडर कंसीडर करे जाते हैं। किस रीजन में इन्होंने, इनकी मैंने कैपिटल भी आपको बताई थी कि भैया हरिश्चंद्र की जो कैपिटल है इनिशियल बेसिस पर, एट द बिगनिंग इनकी जो कैपिटल है वो क्या रही है? बोले सर एट द बिगनिंग इनकी कैपिटल भीलमल रही है, दैट्स व्हाट यू हैव स्टार्टेड। या भीमनाल रही है, दैट्स व्हाट यू हैव स्टार्टेड, कि भैया भीमनाल जो है इनकी कैपिटल रही है। किस वाले रीजन में? बोले राजस्थान वाले रीजन में। और फिर कौन आया? बोले सर वत्सराज आया। वत्सराज ने क्या कर लिया था? बोले वत्सराज ने कैपिटल जो है शिफ्ट कर ली थी, कहां पर? कन्नौज वाले रीजन में। यह भी आपने कल हमें पढ़ाया था। तो ये दोनों फैक्ट्स जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। हरीश चंद्र वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। Gurjara Pratihar basically originated from the Medata Jodhpur, that is the Rajasthan region, and later they migrated to the Ujjain as well, और धीरे धीरे कहाँ माइग्रेट कर गए बेटा? उज्जैन माइग्रेट कर गए थे। The earliest well-known king of this dynasty was Nagbhatta first. महिमा जी, कंचन जी, लक्ष्मी जी, निवेदिता जी, रश्मि जी, राधा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र, रसिक जी, आफरीन जी, अगर कोई ऐसा शासक जिसके बारे में हमारे पास हाँ जानकारी है, पहली से थोड़ी सी ठीक ठाक जानकारी है, तो वह हम नागभट्ट फर्स्ट को कंसिडर करते हैं। और कई बार तो जब हम ये मिहिर भोज का इंस्क्रिप्शन देखने जाते हैं, ग्वालियर का मिहिर भोज इंस्क्रिप्शन, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सीधे सीधे नागभट्ट फर्स्ट को ही फाउंडर जो है वो इस डायनेस्टी का बताया गया है। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग, यू कैन लेट मी नो। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर हूं आपको। In the Mehrbooj inscription of the Gwalior,
नागभट्ट हैज बीन नेम्ड एज द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। तो अब सवाल आ सकता है आपके मन में, ज्योति जी के मन में सवाल आ सकता है, गिरिराज जी के मन में सवाल आ सकता है। इनकी जितनी इनसे एक्सपेक्टेशन थी ज्योति जी से और गिरिराज जी से, उतने इनके नंबर नहीं आए थे प्रीलिम्स में। और कईयों से मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कईयों से नहीं भी थी, तो उनके ठीक ठाक आ गए इनके कंपैरिजन में। और जिनसे थी उनका पेपर बेकार चला गया। कुछ का तो ऐसा बेकार चला गया कि उन्होंने अभी तक नंबर, मैंने ग्रुप में भी कहा था कि भाई नंबर शेयर कर देना, कुछ तो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, बोले ऐसी चीजें तो इतनी बेकार चर्चाएं तो हम करते ही नहीं है सर। देखो कुछ तो छोड़ के भी चले जाते हैं, कुछ ने तो जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर हुआ ग्रुप छोड़ दिया, कुछ ने क्लास आना छोड़ दिया, कुछ पता नहीं कौन कौन से तरीके से परेशान होने लगे। और उसके बाद रश्मि जी, अभी मैंने ग्रुप में कहा था जिस दिन स्कोर कार्ड आया था कि भाई अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा, पर्सनली कर दीजिएगा, ग्रुप में नहीं कर रहे पर्सनली कर दीजिएगा। तो उसमें ना कई लोगों ने अभी तक नंबर शेयर नहीं करे। और दूसरी एक चीज ये भूल जाते हैं, इसलिए तो आपको मालूम होगा मैंने स्नेहा जी, रश्मि जी, क्षमा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने आपसे कहा था कि मुझे एप्लीकेशन नंबर चाहिए। तो आप समझ रहे हो वो एप्लीकेशन नंबर क्यों मंगाया था मैंने? वो एप्लीकेशन नंबर इसीलिए मंगाया था मैंने आपसे, इसी दिन के लिए कि जिस दिन स्कोर कार्ड आए और तुम अपने रास्ते अलग करो संस्था से, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल सके कि तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है वो क्या है। तुम अपने आप को क्लासेस से दूर करो। तो हम ना पूरी एक बड़ी व्यवस्थित सी संस्था चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो आई वाज सेइंग अबाउट दिस कि भैया कई लोगों के मन में सवाल आ जाए, स्नेहा जी के मन में सवाल आ जाए। क्या सवाल आ जाए स्नेहा जी के? सर वो अभी पेपर में आ गया एमपीपीएससी 2025 में, चूंकि 24 तो दे ही नहीं रही है। बोले सर फाउंडर पूछ लिया गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, तो मुझे उम्मीद है कि आप हरीश चंद्र ही लगाएंगे। आई एम हैविंग वेरी गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि हाँ यू आर गोइंग टू ऑप्ट द हरीश चंद्र ओनली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र हो जाएगा। अच्छा दे रही है, चलिए बढ़िया। और अगर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर अगर हमें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ ऐसे पूछा जाए कि बताइए एक ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में जो मेहरभोज के साथ संबंधित थे उसमें किस व्यक्ति को फाउंडर बताया गया है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नागभट्ट फर्स्ट जो है इनको बताया गया। अब नागभट्ट फर्स्ट के कंटेक्स्ट में हमें ये पॉइंट समझना है, ही रूल्ड ओवर द अवंती रीजन, द मालवा रीजन, बेसिकली द उज्जैन रीजन। आज का जो मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन है उस पर इन्होंने शासन किया है। किसने शासन किया है? बोले सर नागभट्ट फर्स्ट ने शासन किया है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। वत्सराज फॉर कैप्चरिंग कन्नौज डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट धर्मपाल। पाल डायनेस्टी के राजा, अभी हम यहाँ पाल डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे थे और हमने पाल डायनेस्टी को डिस्कस करते हुए कहा क्या कि भाई गोपाल के बाद धर्मपाल आ रहे हैं। और यहाँ नागभट्ट फर्स्ट के बाद कौन सा व्यक्ति आया? बोले सर नागभट्ट फर्स्ट के बाद जाकर वत्सराज आया। क्योंकि हमने बहुत ध्यान से क्रोनोलॉजी को समझिएगा, स्नेहा जी, महिमा जी, राधा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, योगेश, देवांश, ऋतिक, हरिओम और सभी। बोले सर जब ये यहाँ शासन कर रहा था कंचन कौन? बोले हरीशचंद्र, तो इसकी कैपिटल भीमनाल थी बेटा। उसके बाद नागभट्ट फर्स्ट शासन कर रहा था तो इसकी कैपिटल क्या रही? बोले सर इसने उज्जैन कर लिया। तो इसका जो सक्सेसर है वत्सराज, ये भी कहां से शासन कर रहा है? बोले सर ऑफिशियल कैपिटल तो भीमनाल ही है, बट ही वाज हैविंग एसोसिएशन ओवर द मध्य प्रदेश रीजन एज वेल। क्योंकि ये कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहता था, तो इस वजह से इसने धर्मपाल जो है इस पर आक्रमण कर दिया बेटा। Vatsraj was the beginner of the tripartite struggle on the part of the Gurjar of Pratihar. Am I very clear to Mehmaji? Am I very clear to Radhaji? Am I very clear to Afreen and rest of the individuals, those who are connecting? और वत्सराज का सक्सेसर कौन है नागभट्ट सेकंड?
तो इसने ये वत्सराज ही है जिसने अपनी कैपिटल जो है वह कहां शिफ्ट कर ली है? बोले सर अपनी कैपिटल जो है वह कन्नौज शिफ्ट कर ली है। हिज सक्सेसर नागभट्ट सेकंड डिफीटेड द धर्मपाल। उसका जो सक्सेसर आया कौन? बोले सर नागभट्ट सेकंड। किसका सक्सेसर? बोले सर आपके वत्सराज का। इसने भी धर्मपाल को हराया। और अभी एक पॉइंट मैंने आपसे कहा था, शालिनी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, नैन्सी जी, आशुतोष जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं कि भैया गोविंद थर्ड जो है वो 793 से 814 तक शासन कर रहा है और नागभट्ट सेकंड जो है वह 800 से 833 में शासन कर रहे हैं। एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। So Govind III of the Rajputas defeated him and occupied the Malwa and organized a ceremony at the Ujjain. Am I thoroughly clear to all the person with the same fact which we had discussed? Ashutosh Raghuvanshi ji Vatsraj, he shifted his capital to the Kannauj region. इसीलिए मैंने इसको यहां कर दिया है। क्लियर है भैया? जल्दी से बता दें। ठीक है। और अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था गोविंद थर्ड के बारे में, तो गोविंद थर्ड का वाला पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब इसके बाद जाकर बोले सर नागभट्ट सेकंड का सक्सेशन किसके माध्यम से हुआ था? तो अभी तो हमने डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया कि नागभट्ट सेकंड वाज सक्सीडेड बाय रामभद्र और द रामदेव। लेटर ऑन ही वाज सक्सीडेड बाय द भोज फर्स्ट। अब आ रहे हैं कौन? बोले सर मेहर भोज। तो आफ्टर सम वीक रूलर्स, हम सम की जगह कह सकते हैं बोले सर नागभट्ट सेकंड वाज सक्सीडेड बाय रामभद्र। सो आफ्टर रामभद्र, आप तो बिल्कुल क्लियर लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। बोले सर आफ्टर रामभद्र once again pratihars reoccupy their political position in the central India under the Meher Bhoj, very clear to all the person कि रामभद्र के बाद जो राजा आया वह मेहर भोज है। तो मेहर भोज के समय पर, मेहर भोज के रीम में शालिनी जी, नैन्सी जी, महिमा जी, राधा जी, रश्मि जी, वो जो टेरिटरी गोविंद थर्ड के पास चली गई थी मालवा वाली, इन्होंने इसे फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया। द प्रतिहार ग्लोरी रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द मेहर भोज और द भोज। Bose tried to extend his sway in the east as well, but he was defeated and checkmated by the Devpal. लक्ष्मी जी, पूर्णिमा जी, आफरीन जी, रजित जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, देवांश, आंसू बेटा, जब हम मेहर भोज की चर्चा करते हैं तो मेहर भोज जो है वो एक बहुत आकांक्षी शासक है। बेसिकली हम महत्वाकांक्षी तो नहीं कहेंगे लेकिन आकांक्षा है इसके पास। एक किस प्रकार की आकांक्षा? तो अपना जो दबदबा है, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो क्षेत्र है उसे ईस्ट में बढ़ाने के लिए। अब जब इस पर्टिकुलर समय में जब हम मेहर भोज की चर्चा कर रहे हैं, किस समय में? बोले सर 836 to the 885 AD. I had asked you by yesterday only that he was among those three rulers who ruled for a period of 49 years. I hope you guys are having very clear-cut idea about the same. Along with the Akbar as well as the Aurangzeb, he was also the one who ruled for the 49 years. अब इसके समय पर यहां जब हम इस रीजन में चर्चा कर रहे हैं, किस वाले रीजन में? बोले सर बंगाल वाले रीजन में। तो बंगाल वाले रीजन में कौन शासक नजर आ रहा था? बोले सर देवपाल जो है वह हमें यहां शासन करते हुए नजर आ रहा था 810 to the 850 AD। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन है? बोले सर देवपाल है। तो कंटेम्पररी नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई कि भोज ने क्या किया। बोले सर मेहर भोज जो है वो अपना वर्चस्व जब ईस्ट में एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहा है तो उस पर्टिकुलर समय में पाल डायनेस्टी का जो शासक है वह देवपाल है 810 से लेकर 850 में। तो ही डिफीटेड हिम। देवपाल ने क्या कर दिया? इसको हरा दिया। क्योंकि जब ये हार गया तो, लेकिन ये ऐसा शासक था जो हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा वाला। बोले तो क्या हुआ, एक जगह से ही तो हारा हूं, अभी मन से थोड़ी हारा हूं, अभी ईस्ट से हारा हूं। सेंट्रल इंडिया पर फिर से जो हमारा वाला क्षेत्र था जिसे गोविंद थर्ड ने ले लिया था, एटलीस्ट उसे तो रीऑक्यूपाई कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वाज लुकिंग आफ्टर
extension in the eastern region. But when he was checkmated by the Devpal, he turned his attention towards the central India. इसने अपनी attention जो है वह central India में शिफ्ट कर ली, और वो जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको इसने क्या कर लिया, बोले सर रिकॉन्क्वेस्टेड और recaptured the lost territory. He then turned towards the central India, Deccan India as well as the Gujarat region. और इसका रिजल्ट क्या है? बोले सर वो राजपूता शासन कर रहे थे तो उनके साथ स्ट्रगल में आ गया. This led to the revival of the struggle with the Rajputas under the Dhruv III. उस पर्टिकुलर समय में शासक कौन है? बोले ध्रुव III. In a battle on the bank of the Narmada River, Bhuj was able to retain his control over the considerable part of the Malwa and some parts of the Gujarat as well. तो इनका कंट्रोल हमें मालवा वाले रीजन पर, इनका कंट्रोल हमें गुजरात वाले रीजन पर ध्रुव III के समय पर फिर से नजर आ रहा है. सर क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिस सोर्स के आधार पर आपने ये जो अभी हमें देवपाल के बारे में बताया कि देवपाल चेकमेटेड द एक्सटेंशन एम्बिशन ऑफ द मेहर भोज? बोले सर दौलतपुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन विच इज लोकेटेड इन द जयपुर shows that Pratihar king had succeeded in reasserting his authority over the central India. तो हमें इसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई मेहर भोज जो है उन्होंने सेंट्रल इंडिया पर कंट्रोल कर लिया और वो ईस्ट से वापस आ गए थे. अब जब हम मेहर भोज की चर्चा करते हैं, ही वॉज अ विष्णु डिवोटी एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा, और इन्होंने क्या कर लिया, एक टाइटल जो है वो एक्सेप्ट किया है आदिवरा, बेसिकली द वन हु इज डिवोटेड टू द लॉर्ड विष्णु. और गिरिराज जी, लक्ष्मी जी, रश्मि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, लेट मी हैव अ लुक ओवर द पीपल्स दोज हु आर कनेक्टिंग एट प्रेजेंट इन द सेशन. समक जी, पूर्णिमा जी, शालिनी जी, अंशिका जी, स्नेहा जी, कंचन जी, शालिनी जी, महिमा जी, आशुतोष जी, निवेदिता जी, गिरिराज जी, मुस्कान जी, लक्ष्मी जी, रश्मि जी, ऋतिक जी, तनिषा जी. आप समझ रहे हैं, कुछ छात्रों ने खुद से यह निर्धारित किया हुआ है कि हम सेशन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे. अभी मैं इनके नाम ले दूंगा ना कि ये गुड इवनिंग करने तो आए थे और गुड इवनिंग करके फिर से चले गए, बाद में अगर भूले भटके कभी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे ना, बड़ा कष्ट होगा इन्हें. और यकीन मानो, बोले सर इनके नंबर इसलिए नहीं आते, ना तो टेस्ट में इनके नंबर आते हैं ना ही पेपरों में इनके नंबर आते हैं. मतलब ये टेस्ट में कई बार इनके 100 नंबर तक आते हैं बस. पेपर्स में इनके 110 105 तक नंबर आ रहे हैं, 106 तक नंबर आ रहे हैं. और उसके बाद भी ये नहीं सीख पा रहे कि भाई सेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हाट्सएप कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, टेलीग्राम कॉल, और आपके रिश्तेदार और एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें कुछ हद तक जो है वह छोड़ी जा सकती हैं. आप ही अपने सिलेक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है. मैं सच में अभी दो चार छात्र छात्राओं के नाम लूंगा ना, तो वो दो चार छात्र छात्राएं जितना आते भी है ना गुड इवनिंग करने, वो आना भी बंद कर देंगे अभी. लेकिन आप एक बात बताओ, आपकी सिलेक्शन से मुझे क्या फर्क होगा? दैट्स रियली वेरी गुड रश्मि जी. और आपकी नई सिलेक्शन से मुझे क्या लॉस होगा? कुछ नहीं, दोनों से कुछ नहीं होना. आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बस मुझे अंदर से अच्छा महसूस होगा कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट किसी स्टूडेंट ने बहुत लंबा संघर्ष किया है या एक सतत प्रयास किए हैं, तो उस सतत प्रयासों का एक परिणाम जो है उसके पास है. इसके अलावा ईश्वर ना करे कभी मुझे मतलब आपकी मदद लेनी पड़े, और अगर मुझे कभी मदद लेनी पड़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अभी भी तैयार हैं और निकट भविष्य में भी तैयार होंगे. लेकिन ये आने की बात सेशन में ऐसे चले जाते हो, आते ही क्यों हो, आए ही मत करो, है ना, शकल दिखाने चले आते हो. वैसे ही 100 110 नंबर तक अटके हो, 2 2 3 3 साल हो गए. चलिए, सो कमिंग बैक टू दिस ओनली. Bose was a devotee of Lord Vishnu and adopted the title of the Adivara. The Arab traveler Suleiman writing in AD 851, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं क्षमा, इट्स कंप्लीटली फाइन. तो
हम अरब ट्रेवलर की चर्चा कर रहे हैं कि भैया इनके समय पर, मिहिर भोज के समय पर, यू मस्ट बी थरोली क्लियर विद द टेन्योर ऑफ द अरब। ये जो हमारा मिहिर भोज है उसका जो टेन्योर है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इसके समय पे कौन आया? बोले सर इसके समय पे एक अरब ट्रेवलर है, वो भारत आया था। कौन सा? बोले सर सुलेमान। पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन बेटा कि बताइए सुलेमान जो है वह किस डायनेस्टी के, किस राजा के समय पर भारत आया है। सो ऐसे सभी छात्र छात्राएं, सॉरी, जो अभी प्रीलिम्स देंगे, बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। तो अरब, इस सुलेमान ने क्या लिखा? बोले सर मिहिर भोज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इफिशियंसी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू हिम मिहिर भोज वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और उसने क्या कहा? बोले सर नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल शासक जो है वह कौन है? बोले मिहिर भोज है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग? और मिहिर भोज की इसकी टेन्योर इसमें बताया। देखो, अगर मैं एक और पॉइंट आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस सुलेमान के कंटेक्स्ट में तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि एक और व्यक्ति है जो अल मसूदी है। वह अल मसूदी भी इसको क्या करता है? प्रेज करता है। यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम एज वेल। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। हम जब अभी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ने वाले हैं। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली। तो जब हम राजा भोज की टेरिटरी को देखने का प्रयास करते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक नजर आ रहा है, तो बोले सर नॉर्थ इंडिया में सतलज रिवर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या नजर आ रहा है? बोले सर सतलज इसकी बाउंड्री है। और अगर हम नॉर्थ में देखें तो सर हिमालय जो है इसकी बाउंड्री है। ईस्ट में देखें तो सर बंगाल जो है इसकी बाउंड्री है। और अगर वेस्ट में देखें तो ये राजस्थान वाला रीजन जो है ये इसकी बाउंड्री है। और अगर मध्य प्रदेश में देखने जाएं तो मुझे उम्मीद है कि अभी, अब कुछ समय बाद, उम्मीद क्या है, अभी आप अगले ही कुछ दिनों में मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और ये जहां से स्नेहा जी कनेक्ट कर रहे हैं, इनके ही वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिस नदी को हम नर्मदा के नाम से कंसीडर करते हैं। ये लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। गंगा नहीं है भाई, नर्मदा नदी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो नर्मदा जो है वो क्या कर रही है? बोले सर इनकी बाउंड्री बना रही है। मतलब आप समझ लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ऊपर कश्मीर तक हमें, हिमाचल प्रदेश तक हमें, इधर उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन, बंगाल वाले रीजन तक इस व्यक्ति का क्या नजर आ रहा है? बोले सर सोई नजर आ रहा है, दबदबा नजर आ रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इसे मोस्ट पावरफुल रूलर कहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वह कोई एक्सक्रेशन है, कोई अतिशयोक्ति है। Am I very clear to all the persons? If Suleiman have considered him as the most powerful ruler of the northern India, there is no excretion. This could be understood on the basis of the territorial expansion. और मिहिर भोज के बारे में हमारे पास जानकारी कहां से आ रही है? बोले सर ग्वालियर में एक इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन से हमारे पास मिहिर भोज की जानकारी आती है। Heading forward to the next, just give me a single minute and then I will be heading to the next.
चलिए, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप रश्मि जी जो है उसे रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, नो इश्यूज। कमिंग बैक टू दिस ओनली। सो अगर हम मिहिर भोज की इंस्क्रिप्शन पे चर्चा करें, तो मिहिर भोज की इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल मोहिनी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, गुड टू सी यू बैक। तो मिहिर भोज की इस इंस्क्रिप्शन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में होना चाहिए, बोले सर ग्वालियर में है। और अगर हम लैंग्वेज की चर्चा करें कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बोले सर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। शुद्ध नहीं है ना, प्योर नहीं है, इम्प्योर लैंग्वेज है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द संस्कृत। और उसके बाद जाकर फिर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर अगर हम इसके ऑथर पर चर्चा करें कि भाई किसने लिखवाया है इसे, जो इसका राइटर है वो कौन है। So you must be thoroughly clear in context of the Baladitya. Am I very clear to all the person with the same? You people can let me know. We can look after the chronology as well as the achievements of the Gujarat Pratihar rulers from this inscription. इस इंस्क्रिप्शन से हम मेहर भोज जो है और मेहर भोज के जो इस पूरे गुजरात प्रतिहार के जो रूलर्स रहे हैं उनके अचीवमेंट्स को लुक इनटू कर सकते हैं। और देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कि कई जगह जो है वह राजपाल हमें क्या बताया जाएगा, बोले सर आखिरी रूलर बताया जाएगा। मैं इसे ऐसे कर देता हूं ताकि फिर आप में से कई सारे छात्र छात्राओं को कंफ्यूजन ना हो। लास्ट नोन प्रतिहार रूलर वाज राजपाल, क्योंकि भैया लास्ट रूलर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी मैंने आपसे कहा यशपाल के बारे में कि यशपाल जो है वह आखिरी शासक है। लास्ट नोन प्रतिहार रूलर वाज राजपाल, ड्यूरिंग whom और whose reign महमूद ऑफ गजनी इन्वाइटेड द कन्नौज रीजन। इन्होंने किस रीजन पर आक्रमण किया, बोले कन्नौज वाले रीजन पर। मैं लगातार कल से यही सिखा रहा हूं आपको। इन 1018 एडी। अच्छा बोले सर जब महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया इस पर तो इसने क्या किया, और हम यहां पढ़ क्यों रहे हैं अगर इसने महमूद ऑफ गजनी ने कन्नौज वाले रीजन पर आक्रमण किया था तो। Rajpal, instead of opposing the invader, deserted Kannauj and retired to a safer place into the central India. Kanchan ji, Nivedita ji, Lakshmi ji, and rest of the individuals, those who are connecting, बोले सर कन्नौज से भाग गया ये वाला व्यक्ति और सेंट्रल इंडिया में आ गया। To punish him for such a cowardly act, Chandila's king Vidyadhar attacked and killed him in ensuring the war. तनीषा जी अब हमें क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड वाले रीजन से चंदेल डायनेस्टी अभी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो चंदेलाओं के राजा विद्याधर ने इसे क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया। बोले डरपोक था कौन, राज्यपाल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम और नॉट। सो आई एम डन विद द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो जो हमारा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूं। राइट नाउ आई विल बी हेडिंग टू द लोकल डायनेस्टीज। अब हम कुछ मध्य प्रदेश की जो लोकल डायनेस्टीज हैं, तो इन मध्य प्रदेश की कुछ लोकल डायनेस्टीज पर चर्चा करने वाले जो अर्ली मिडाइवल पीरियड के साथ एसोसिएटेड हैं, जो अर्ली मिडाइवल पीरियड के साथ एसोसिएटेड हैं। अर्ली मिडाइवल पीरियड वही हम जब चर्चा कर रहे हैं जो 600 से लेकर 1200 में हमारे सब पास है। तो इनमें परमार डायनेस्टी है, चंदेल डायनेस्टी है, कंचुरी डायनेस्टी है, सेल डायनेस्टी है, गुहिल्ला डायनेस्टी है। I will be heading with the Cell dynasty first and foremost. So coming to the Cell dynasty, अच्छा एक बार मैप अगर देखना चाहें तो आप मैप भी देख सकते हैं। देखो हमें अभी इस मैप से आपको चीजें जो है वो आसान तरीके से और समझ आ सकती हैं महिमा जी। अगर हम चर्चा करें 900 के आसपास या 850 900 और 950 के आसपास, तो ये देखिए हमें क्या नजर आ रहे हैं, बोले सर ये हमें गुर्जर प्रतिहार नजर आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में परमार नजर आ रहे हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। कंचन जी ये हमें चंदेलास नजर आ रहे हैं, और ये हमें मध्य प्रदेश वाले रीजन से ही बेटा कल्चुरीस नजर आ रहे हैं। तो ये वो तीन डायनेस्टी हैं जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल जो है मध्य प्रदेश मिडाइवल हिस्ट्री में प्ले किया है। So I'm heading to the next and you people can hear me out over the Cell dynasty first and foremost.
सबसे पहले तो सेल डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में दिमाग में क्या होना चाहिए? बोले सर किस रीजन से एसोसिएटेड है? बोले सर महाकौशल वाला रीजन जो है, मतलब जबलपुर वाला रीजन जो है। क्योंकि जब हम महाकौशल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में महाकौशल जैसे ही सुनते हैं वैसे ही जबलपुर आ जाता है। सेल डायनेस्टी, it was ruling over or it was functional into the Mahakoshal region of Madhya Pradesh. Let's have discussion over the Mahakoshal region. जबलपुर है, मंडला है, डिडोरी वाले रीजन में, सियोनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी वाले रीजन में, इन रीजन्स में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। बोले सर ये पूरा महाकौशल रीजन है, लेकिन अगर हम चर्चा करें कि सेल डायनेस्टी किस रीजन में शासन कर रही थी, योगेश जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो ये डिंडोरी वाले रीजन में, मंडला वाले रीजन में, सियोनी और बालाघाट वाला रीजन जो है, उस रीजन में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अगर हम इस डायनेस्टी के फाउंडर पर चर्चा करते हैं, हु वाज द फाउंडर? श्रीवर्धन वाज द फाउंडर। Ragholi copper inscription obtained from Balaghat provides information about this dynasty. But what exactly the source is? हमारे पास सोर्स क्या है कि ये डिडोरी से, मंडला से, सियोनी से, बालाघाट से शासन कर रहे थे? तो हमारे पास क्या है? बोले सर बालाघाट से राघोली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो नजर आया है, और इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि महाकौशल वाले रीजन में सॉरी इस वाले रीजन में ये सेल डायनेस्टी जो है वो शासन कर रही थी। Am I very clear to all the persons those who are connecting? अब मोहिनी जी के मन में सवाल आ जाए अचानक से, साली जी के मन में सवाल आ जाए, नैन्सी जी, क्षमा जी, अंशिका जी के मन में सवाल आ जाए, तनीषा, ऋतिक के मन में सवाल आ जाए। बोल बस इतना ही पढ़ना है, जितनी जानकारी होगी उतना ही तो पढ़ेंगे। तो राग वाली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ने बताया कि भैया कहाँ शासन कर रहे हैं? बोले डिडोरी वाले रीजन में, बालाघाट वाले रीजन में, सियोनी वाले रीजन में शासन कर रहे हैं। जो हमारे पास था हमने उसे डिस्कस कर लिया। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द गुहिला डायनेस्टी एज वेल। किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है? बोले वही सर जहां से हमने कुछ इंस्क्रिप्शंस पढ़े हुए थे। हमने मंदसौर के कंटेक्स्ट में कुछ इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे, एक नहीं दो इंस्क्रिप्शंस पढ़ चुके हैं अभी हम। एक सौंधनी इंस्क्रिप्शन आपको याद आता होगा, सालनी जी, महिमा जी, रश्मि जी और हमारे सभी वह छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए व्हेन इट कम्स टू द सौंधनी इंस्क्रिप्शन, द सौंधनी इंस्क्रिप्शन इज हैविंग एसोसिएशन विद। तो ये सौंधनी इंस्क्रिप्शन का संबंध जो है वह किसके साथ है? I'm looking after the answer from you people only. Basically, I just want to look after the ruler जिसके समय पर ये लिखवाया गया था, पहला। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे। बोले सर यशो वर्मन के साथ एसोसिएटेड है, पूर्णिमा जी ने कमेंट करके कहा। बिल्कुल मंदसौर के साथ एसोसिएटेड है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है? Ansika ji, what exactly the information we are having from the Saundhani inscription? जब हम सौंधनी इंस्क्रिप्शन की चर्चा कर रहे हैं तो सौंधनी इंस्क्रिप्शन से हमारे पास क्या ऐसी जानकारी है जो है? वद्दू वर्मन एक्सेप्टेड द सुजर्निटी ऑफ द कुमार गुप्त, वेरी गुड। नहीं, इसे कुछ और भी तो कहा जाता है, कुछ और भी कहा जाता है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। बिल्कुल आशुतोष जी, मैंने कुछ और बताया था, मैंने किसी की विक्ट्री के बारे में कुछ बताया हुआ था आपको। अच्छा, मैं ना किसी को फोन करने वाला हूं, आप में से ना किसी के पास फोन आने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर सकें, आपके बैकग्राउंड में ना अपनी जो आवाज है, जिसके पास भी फोन आए वो म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, बेहद जरूरी है कि हम चीजों को समझ पाए कि आप सीरियस नोट पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपके पास फोन है, आप में से किसी एक व्यक्ति के पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहिनी जी, कैसी हैं आप? तो फाइन।
वनी जी, ये जो हम चर्च, पहले तो पीछे बैकग्राउंड में उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस सर। मुझे ये कमेंट करके बताइए कि ये जो अभी हम सौंदनी इंस्क्रिप्शन पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये सौंदनी इंस्क्रिप्शन किस राजा के साथ एसोसिएटेड है? जैसलमेर। मोहिनी जी से किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं दोबारा से मोहिनी जी से कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, परेशान नहीं होना है आपको। बड़ा समय ले रही हैं मोहिनी जी। जी बताएं मोहिनी जी। तो सौमुदी इंस्क्रिप्शन, आई थिंक मिहिर भोज। मेहर भोज राजा है, इनके साथ संबंधित है ना? व्हाट्सएप। मेहर भोज ने लिखवाया था ये इंस्क्रिप्शन, मतलब बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली एक्चुअली। व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली? Because after so many time I have not revised. We have discussed the very same very recently. By yesterday or day before yesterday only we had discussed, Mohini. So it's not about the days. Lots of days. You can't give such kind of excuses to myself that you have not revised for a very long period of time. Yes, no, today I got disconnected and yesterday I also joined the late. So try to look after the recorded sessions. You are having the access to the recorded sessions as well. Yes, sir. अभी से मक्कारी देंगी तो कैसे चलेगा बेटा? कल का पढ़ाया हुआ आपको याद नहीं है? Yes, sir. Now I will take serious. याद रखिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरी क्लास में आ रहे पढ़कर आइए, अन्यथा मत आइए। बिल्कुल सीधा सा और सटीक स्पष्ट सिस्टम है भाई। अगर आप अभी से, मैं कई बार कहता हूँ, ये 3 साल के जो बच्चे हैं जिन पर सॉरी अच्छा खासा समय है, वो अपने समय को सिर्फ ऐसे ही बर्बाद करते हैं। अगर आपने किसी सेशन को नहीं देख पाया है, आपने कल किसी सेशन को लेट ज्वाइन किया था, आप उस सेशन को रिकॉर्डेड मोड में जाकर देखिए। इट्स क्वाइट इजी टू से द सॉरी, लेकिन उसका कोई आउटपुट थोड़ी है। कितनी आसानी से हम कह देते हैं सर सॉरी। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। तो ये किसके साथ संबंधित? बोले सर यशो वर्मन के साथ संबंधित है। और किसने किसको डिफीट किया है? तो बोले सर कल आपने हमें पढ़ाया हुआ था कि हुन रूलर जो है, हुनाज इन्वेजन हुआ है, और हुनाज इन्वेजन के समय पर क्या रहा? बोले सर एक मेहरकुल नामक एक व्यक्ति है, किस रीजन पर शासन कर रहा है? बोले मालवा वाले रीजन पर शासन कर रहा है। तो जब मालवा वाले रीजन पर शासन कर रहा है, मंदसौर की तरफ उसने मार्च किया, तो वहां जाकर उसे एसो वर्मन मिल रहा है और एसो वर्मन ने उसे डिफीट करा दिया, तो इसे हम विजय स्तंभ के नाम से कंसिडर करते हैं। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर हूं इसके साथ, so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सेम। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर गुहिल्ला डायनेस्टी नजर आ रही है। The sources of the rule of the Kohilla dynasty have been found from the Jiran। मतलब समझ रहे हो कि भैया मध्य प्रदेश में जिरन नामक एक प्लेस, यहां से क्या नजर आ रहा है? बोले सर एक कोहिल्ला डायनेस्टी के संबंध नजर आ रहे हैं। And when it comes to the founder or the very first ruler of this dynasty, it was the विग्रहपाल। तो इस डायनेस्टी के सबसे पहले शासक कौन है? बोले सर विग्रहपाल जो है इस डायनेस्टी के शासक है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। कई बार ना आपसे यहां भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांड्या स्टेट जो है ये किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर that this is having association with the अनूपपुर अमरकंटक रीजन। ये किस रीजन के साथ संबंधित है? तो ये अमरकंटक अनूपपुर वाले रीजन के साथ संबंधित है। कई बार आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि इस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वह कौन रहे हैं? जयबल और भरतवल जो हैं वह इस डायनेस्टी के राजा रहे हैं। तो इसके आगे की चर्चाएं परमार डायनेस्टी को लेकर, कलचुरी डायनेस्टी को लेकर, चंदीलास को लेकर, इन्हें हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्रयास करिए कि आपके एफर्ट्स जो हैं उनमें ईमानदारी हो सके। बहुत आसान होता है कह देना कि सर हम नहीं पढ़ पाए थे, हम सॉरी हैं।
लेकिन यकीन मानिए, मैं सभी से कह रहा हूं कि बेटा साल दर साल निकल जाते हैं, है ना। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिस स्टेज पर आकर मन जो है वह हार मान जाता है कि यार चलो अब रहने देते हैं, अब नहीं हो रहा है। तो जब ये स्टेज आए ना, तो हमेशा याद रखिएगा आपकी खुद की गलतियों की वजह से नहीं हुआ है। आप ईमानदार नहीं थे एफर्ट्स में, इसलिए नहीं हुआ है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अब पूर्णिमा जी पूछ रही है सर कल क्लास है क्या इवनिंग में? मैं सोच रहा हूँ ना एक यूट्यूब पे सेशन ले लिया जाए पूर्णिमा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी को बुरा ना लग जाए, है ना। तो मैं से दो चार को तो लग ही जाता है। तो मैं भारत रत्न जो है ना, इस पर एक सेशन लेने की सोच रहा हूँ कि भारत रत्न पर सेशन आजकल बड़ा चर्चाओं का विषय है ना। और भारत में चर्चाएं हो भी जाती हैं, बड़ी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं अगर भारत रत्न पर सेशन लूंगा ना, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन हम एक सेशन ले लेते हैं भारत रत्न पर, ठीक है। कल इवनिंग में एक छोटा सा सेशन जो है वह भारत रत्न के कंटेक्स्ट में रहेगा, जहां मैं पूरा भारत रत्न आपके साथ डिस्कस करूंगा। अंजलि, मोहिनी जी, इट्स नॉट अबाउट whether I'm going to ask you or not going to ask you. It's about the selection basically. It's about the consistency into the procedure. And when you will be maintaining the consistency into the process, this will give you the progress. And the progress will give you the result. Your sorries, your thank yous, believe me, they don't matter to myself. अभी ना मैं, मुझे सच में मैटर नहीं करते सॉरी और थैंक यू। तो ये चीजें बहुत छोटी सी नजर आती हैं। और मैं बस सिर्फ एक ही चीज मान के चलता हूं, मैं नहीं सिखा सकता तो कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि मैं जितने एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूं, मुझे, हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़े से यूनिक तरीके से एफर्ट्स करता हूं। आपने जिन संस्थाओं पर आप पढ़ी होंगी, या पिछले 3-4 साल से जो किसी भी संस्था से जुड़े हो, आपने देखा हो कि आपके किसी टीचर ने किसी लाइव प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी से कॉल करके पूछ लिया, बताओ भाई। तो हम ना बिल्कुल सारे ऐसे एफर्ट्स लेके चल रहे हैं कि जिनसे आप चीजों को सीख सकें। ऑनलाइन शिक्षा में एक नया डिमेरिट है कि बच्चा मक्कारी देता है, ईयरफोन लगा के क्या कर रहा होता है, बोले व्हाट्सअप चला रहा होता है। तो हम इसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं कि बच्चा है क्लास में कि नहीं है। तो हम तो अपने एफर्ट्स में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, आई एम हैविंग आइडिया अबाउट द सेम एज वेल। सर टेस्ट कब तक अनलॉक रहता है इवनिंग में? पूर्णिमा जी, टेस्ट अनलॉक 5 बजे हो जाता है, फिर आपके पास अवेलेबल हमेशा है। मैं रिव्यू बस संडे में देता हूँ। सारे टेस्ट जो हैं अभी तक के जितने भी हुए वो सारे अनलॉक्ड हैं। अब मैं कोई डेडलाइन जो है वो डेडलाइन नहीं देता हूँ आपको। 5 बजे टेस्ट अनलॉक हो जाएगा जब आपके पास संडे में 1.5 घंटा अवेलेबल हो, तो उस 1.5 घंटे में टेस्ट दीजिए बेहद ईमानदारी से। अगर आप रिव्यू चाहते हैं और रिव्यू नहीं चाहते हैं तो आप कभी भी दे दीजिए, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। कल एक सेशन रहेगा भारत रत्न पर, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा जाग रही थी भारत रत्न पढ़ाने को लेकर। कुछ समय पहले जब वो पहली बार दूसरी बार भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ ना, तभी आया मैंने कि मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी चलो ठीक है, रहने देते हैं। लेकिन अब तो भारत रत्न जो है ऐसे ही आ जाता है। कल मैं इंस्टाग्राम देख रहा था थोड़ा सा, तो मुझे पता चला, अरे है ना, कुछ लोग कह रहे थे बोले भारत रत्न मंगा लो, ऑर्डर कर दो। बहुत सारे, इस बार बहुत सारे दिए जा रहे हैं, 2024 चल रहा है। So we will definitely be having discussion over this. That's it for the day. Thank you very much to everyone. मैं भी दे दूंगा एक आध बार रतन आप में से किसी को। मक्कारी में, अगर मुझसे कोई पूछे ना मक्कारी में भारत रत्न देना है, तो मैं 8-10 लोगों को दे दूंगा। ठीक है।